हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स सैनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, ग्राम पंचायत अधिकारी के जो 2018 में पूछा गए थे। तो हमने इससे पहले अपने 2 वीडियोस बना के रखे हैं हिंदी के, अगर आपने वो ना देखे हो तो प्लीज़ देख लेना। और रीजनिंग के भी 2 वीडियोज़ हैं, अगर वो भी देख लीजिएगा, वो भी हमारे प्रीवियस है 2018 के ही हैं। और एक हमारा जीएस का भी बन चुका है और हमारा 117 से हमारा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 116 तक हमने कर लिए थे और वो सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। हमारा 117वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। हमारा 117वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा शासक था जिसने हमारे भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन सिकंदर शाह और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो हम अगर बात करें भारत में तुगलक वंश की नींव की, तो वो रखी गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। उसके बाद आया था फिरोज शाह तुगलक और उसके बाद आया था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम पागल सुल्तान भी कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो पहला शासक था जिसने नहर निर्माण का कार्य किया था। ठीक है, 1320 में उसने तुगलक वंश की स्थापना भी की थी। उसे गाजी मलिक भी कहा जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद हमारा 118वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। यानी कि वो कौन सा शासक था जो अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। तो उसका नाम है ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है बाबर और ऑप्शन डी है हुमायूं। तो अगर हम बात करें उस शासक की जो पुस्तकालय से गिरकर सीढ़ियों से गिरकर हुई थी जिसकी मृत्यु, तो वो था हुमायूं। कौन था? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जो हुमायूं था उसकी मृत्यु अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेन पूल ने हुमायूं की पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हुमायूं जीवन में लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो लेन पूल था उसने जो हुमायूं था उस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हुमायूं जीवन में लड़खड़ाता रहा था, लड़खड़ाते उसने अपनी जान दे दी थी। और जो पुस्तकालय था वो दीन पनाह भवन में दिल्ली में था। ठीक है, जो हुमायूं था उसकी बहन थी गुलबदन बेगम, उसने ही हुमायूं नामा लिखा है। तो ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है कि हुमायूं नामा किसने लिखा है। तो वो हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम उसने लिखा है। ठीक है, आगे कह रहा है हमारा 119वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। यानी कि वो कौन सा शासक था जिसने मोर सिंहासन का निर्माण करवाया था और लाल किले में इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है बहादुर शाह फर्स्ट। तो अगर हम बात करें विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन की, तो उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना इसी ने करवाई थी। और जो शाहजहां था उसने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था और उसने आगरा में ही ताजमहल का निर्माण भी कराया गया था। इसके अतिरिक्त उसने लाल किले का निर्माण दिल्ली में करवाया था, जहां उसने जो मोर सिंहासन है उसका निर्माण भी करवाया था। तो इसीलिए इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। कोई काफी एग्जाम में पूछ लेता है कि स्वर्ण कला का स्थापत्य काल किसके शासनकाल को कहते हैं, तो शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं। और वहीं पर जो अगर हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर जो था उसकी शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते थे, क्योंकि जिसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक उदय हुआ था। वहीं जो अकबर था, तो अकबर के शासनकाल को हम इस साहित्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा साहित्य अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी व्याख्या याद रखना। आगे कह रहा है कि शाहजहां ने 1648 ईस्वी में दिल्ली शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसी किले के दीवाने आम के पीछे की दीवार में बनाए कोष्ठ, जहां पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता है, जिसे हम मयूर सिंहासन
कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मयूर सिंहासन कहते हैं। तो शाहजहाँ ने कहा दिल्ली में बनवाया था 1648 में शाहजहांआबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला जो लाल मरुआ पत्थर से बना था, इसीलिए हम इसे लाल किला कहते हैं। ठीक है, और इसमें दीवाने आम के पीछे की दीवार बना एक कोष्ठ था जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध तख्तिया ताउस रखा था, जिसे हम मयूर सिंहासन कहा जाता था। आगे कह रहा है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, यानी कि जो हमारा बोध गया है वो हमारा एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, ये है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन बी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन सी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद वहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। और ऑप्शन डी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्माण प्राप्त किया था। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की तो अगर हम बात करें बौद्ध गया की तो एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र इसलिए था क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए जो हमारा बौद्ध गया था वो हमारा एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र बन गया था। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की एक रात पीपल बट वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर उरुबेला यानी कि बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 6 वर्ष के अथक प्रयास करने के बाद 35 वर्ष की आयु में, आयु याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात, कौन सी रात को, बैसाख पूर्णिमा की रात को पीपल यानी कि बट वृक्ष के नीचे निरंजना यानी कि पुनपुन नदी के तट पर उरुबेला यानी कि बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे हमारा 121वां क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी, यानी कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से सत्र की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ये है 1922 में गया वाले सत्र की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी कह रहा है 1923 में जो दिल्ली में सत्र हुआ था उसकी की थी, कि 1924 में जो बेलगाम में सत्र हुआ था उसकी की थी, और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1925 में जो कानपुर में हुआ था अधिवेशन उसकी की थी। तो अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा कौन सा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1924 में जो बेलग्राम अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, और एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1924 में की थी, और बेलगाम कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। वहीं जो सरोजिनी नायडू थी उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और जो सरोजिनी नायडू थी वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, और किसी राज्य की बनने वाली पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू ही थी जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। और साथ ही इनकी याद करने के लिए हम 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और साथ ही 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू को, तो पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1905 में कानपुर में। इससे पहले श्रीमती एनी बेसेंट भी बनी थी, लेकिन वो एक गैर भारतीय थी, यानी कि हमारे कांग्रेस के अधिवेशन करने वाली पहली महिला थी वो थी हमारी श्रीमती एनी बेसेंट, जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन को 1917 में अध्यक्षता की थी। दूसरी थी सरोजिनी नायडू जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और लेकिन जो हमारी श्रीमती एनी बेसेंट थी वो गैर भारतीय थी, जो सरोजिनी नायडू थी वो पहली भारतीय थी। ठीक है, याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याख्या जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और काफ़ी बार पूछी भी जा चुकी है। आगे कह रहा है कि दिसंबर 1924 को बेलगाम कर्नाटक में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, उसके बाद हमारा 122वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, यानी जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसके दौरान जो 1932 में ग्रेट ब्रिटेन में जो हमारे एक प्रधानमंत्री थे उन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, तो वो कौन थे। ऑप्शन ए है हमारा स्टैनली बॉल्डविन थे, ऑप्शन बी है नेविल चैम्बरलेन थे, ऑप्शन सी है सर विंस्टन चर्चिल थे, और ऑप्शन डी है जेम्स रॉमसे मैकडोनाल्ड्स थे। तो अगर हम बात करें अपने सही आंसर की तो वो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो जेम्स रॉमसे मैकडोनाल्ड्स थे उन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है
कि ऑप्शन डी ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स ने 16 अगस्त 1932 को कब की थी? 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय में पंचांग जारी किया, जिसे हम सांप्रदायिक पंचांग यानी कि कम्युनल अवार्ड्स कहते हैं। इस पंचांग में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया बल्कि दलित वर्गों के लिए भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना है डेट अपनी 16 अगस्त 1932 को। आगे हमारा कह रहा है अगला क्वेश्चन 123वें नंबर का कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी जो चंद्रशेखर आजाद थे उन्होंने ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? यानी किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है इलाहाबाद। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क था उसमें जो चंद्रशेखर आजाद थे वो पुलिस के द्वारा घेरे गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को गोली मार दी थी। उनका फेमस वाक्य था, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। आगे कह रहा है ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी है जबलपुर। तो हमारा ऑप्शन बी सही था क्योंकि हमारा जो चंद्रशेखर आजाद थे उन्होंने अल्फ्रेड पार्क जो कि प्रयागराज था, यानी कि अब उसको कहते हैं प्रयागराज, पहले हम कहते थे इलाहाबाद, वहाँ गोली मार ली थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य थे चंद्रशेखर आजाद, जो कि काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा दे रहे थे। लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद जो कि अब है प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में 19 द्वारा घेरे जाने पर खुद को उन्होंने गोली मार ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 124वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? यानी कि हमारे इन चारों में से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है कावेरी। तो अगर हम बात करें आपके कौन से नदी अरब सागर में गिरती है तो वो हमारी हो जाएगी ऑप्शन ए नर्मदा। जो हमारा नर्मदा है वो सही आंसर हो जाएगी। जो हमारी नर्मदा नदी है वो हमारे अरब सागर में जाकर गिरती है, और दूसरी नदी है हमारी ताप्ती, वो भी हमारे अरब सागर में जाकर गिरती है। इसके अतिरिक्त जो हमारी गोदावरी है, कावेरी है और कृष्णा है, ये हमारी सब जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे कह रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर 1289 किलोमीटर लंबाई में प्रभावित होती हुई अरब सागर से कैम्बे की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है। यह नदी विंध्या और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी हमारी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर 1289 यानी 1289 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में कैम्बे की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। ये नदी विंध्या और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश यानी कि रिफ्ट घाटी होकर प्रवाहित करती है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यानी कि हमारा जो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो हमारे स्थित है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो अगर हम बात करें भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य की तो वो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कर्नाटक में है आपका भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, क्या कह रहा है आगे? हम आगे कह रहा है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये हाथियों के लिए रिजर्व है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में और किसके लिए है? हाथियों के लिए है। 490 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला ये अभ्यारण्य पश्चिमी घाटों के सूखे और नम पर्णपाती जंगलों के बीच स्थित है। इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, हाथी, गोर, सांभर, बाघ, हिरण, कांकड़ और शाही जैसे जानवरों की विभिन्न प्रजातियां मिलती हैं। ठीक है, याद रखना। जो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कर्नाटक में है और ये हाथियों के लिए ये हाथियों का रिजर्व है और 490 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें तेंदुआ, हाथी, गोर, सांभर, बाघ, हिरण, कांकड़ और शाही जैसे जानवरों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, आगे 126वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? यानी 126वां क्वेश्चन क्या कह रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम कहाँ है तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है और कितना
कितना है, सिर्फ 17 है। कितना है, सिर्फ 17 है। और भाई सबसे अधिक जनसंख्या के घनत्व की बात करें तो हमारे सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में और दूसरे नंबर पे है मिजोरम का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा है बिहार का, याद रखना। आगे कह रहा है कि जनगणना 2000 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर है मिजोरम और मिजोरम का कितना है, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त सिक्किम की बात करें तो 86 है और हमारा नागालैंड है उसका 119 है। ठीक है, याद रखना। आगे हमारा कह रहा है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, यानी कि हमारी जो डेन्यूब नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन ए है हंगरी, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रोमानिया और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। तो अगर हम बात करें डेन्यूब नदी की तो इसका उद्गम होता है जर्मनी से। कहाँ से होता है, जर्मनी से होता है डेन्यूब नदी का उद्गम। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे हमसे क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो आगे कह रहा है कि डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। डेन्यूब नदी कहाँ बहती है, मध्य यूरोप में बहती है। ये जर्मनी के काले वन के पहाड़ों में स्थित दोनाउ-एशिंग कस्बे के प्रारंभ होती है और वे दक्षिण पूरब को बहती है। डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है जो कि है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जो डेन्यूब नदी है वो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और पहली हमारी है वोल्गा नदी। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी और दूसरे नंबर पे है डेन्यूब नदी। ठीक है, याद रखना, और जो जर्मनी में स्थित है। आगे कह रहा है 128वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर इन चारों में से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है एशिया और ऑप्शन डी है अफ्रीका। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े महाद्वीप की तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा एशिया। क्या हो जाएगा, एशिया। जैसा आप जानते हैं कि टोटल 7 होते हैं हमारे महाद्वीप, तो सबसे बड़ा होता है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखना, जो एशिया महाद्वीप है ना कि सिर्फ क्षेत्रफल में बल्कि जनसंख्या में भी हमारे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 129वां क्वेश्चन कह रहा है कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया। जो हमारा चमेरा बांध वो किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए है सतलुज, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है ब्यास और ऑप्शन डी है चिनाब। अगर हम बात करें चमेरा बांध की तो वो बनाया गया है रावी नदी पर। कौन सी नदी पर, रावी नदी पर बनाया गया है हमारा चमेरा बांध, यानी ऑप्शन बी हमारे सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ये रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के दौरान लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कितनी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। चमेरा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और ये कहाँ बनाया गया है, रावी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, आगे हमारा 130वां क्वेश्चन कह रहा है कि गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, यानी कि हमारा जो गैलेरेस ज्वालामुखी है वो किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है कोलंबिया, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है हवाई। अगर हम बात करें गैलेरेस ज्वालामुखी थी तो वो हमारा स्थित है कोलंबिया। जो हमारा कोलंबिया है वहाँ हमारा गैलेरेस ज्वालामुखी स्थित है। तो अब हमारा गैलेरेस ज्वालामुखी है वो कोलंबिया में स्थित है। ठीक है, याद रखना। आगे कह रहा है कि जो गैलेरेस ज्वालामुखी है वो कोलंबिया देश में स्थित है। ये ज्वालामुखी कोलंबिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, यानी कि जो गैलेरेस ज्वालामुखी है जो कोलंबिया में और कोलंबिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी उसमें से ये एक है। आगे कह रहा है 131वां क्वेश्चन कि थोसे घर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। जो हमारा थोसे घर वाटरफॉल है वो किस राज्य में है। ऑप्शन ए हमारा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो अगर हम बात करें थोसे घर वाटरफॉल की तो वो हमारे स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो हमारा महाराष्ट्र है वहाँ हमारा थोसे घर वाटरफॉल स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जो धोसेघर यानी कि धोसेघर वाटरफॉल है वो जलप्रपात महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में स्थित है। ये सतारा शहर से लगभग 35 यानी कि 35 किलोमीटर की दूरी पर छोटे से गांव के पास स्थित है। ठीक है, आगे हमारा 132वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है। यानी कि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें रहने वाली जो कुल मानव आबादी है उसका अनुमानित प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ये है 60, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 90। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90। क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वे भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है और उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली जो कुल मानव आबादी है उसका अनुमानित कितना है 90% है। कितना है 90%। आगे कह रहा है श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये हमारा 2018 का पेपर है। दोस्तों में रामनाथ कोविंद के बारे में पूछा था। वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति है वो हमारे कौन है, वो हमारी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, तो उनके बारे में याद रखना। तो हमारा ये श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति। ये हमारा 2018 का पेपर है। तो उसमें रामनाथ कोविंद थे तो उनके बारे में पूछा था। तो ये कौन से नंबर के थे। ऑप्शन ए 16वें नंबर के, ऑप्शन बी है 14वें नंबर के, ऑप्शन सी है 12वें नंबर के और ऑप्शन डी है 11वें नंबर पे। अगर हम बात करें श्री रामनाथ कोविंद की तो भारत के वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, यानी मतलब थे। अब तो हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बन गई है राष्ट्रपति और वो 15वें नंबर के। कौन से नंबर की है 15वें नंबर की। याद रखना, हो सकता है इस बार पूछ लें। ठीक है, तो श्री रामनाथ कोविंद 20 जुलाई 2017 को भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। कब हुए थे 2017 में हुए थे और 2018 का हमारे की पेपर है। लेकिन अब हमारे नई राष्ट्रपति बन चुकी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि 15वें नंबर की हैं। याद रखना। ठीक है, इस आगे कह रहा है कि इन्होंने 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। वह राज्यसभा के सदस्य और बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो जो हमारे थे रामनाथ कोविंद वो हमारे बिहार के राज्यपाल और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। ठीक है, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे 2017 में और अब हमारी है द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की। ठीक है, आगे हमारा 134वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया गया। यानी कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 243 है उस अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए हर छठे वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन बी है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन सी है हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर और ऑप्शन डी है हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर। तो अगर हम बात करें वित्त आयोग के गठन की तो वो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर ही इसकी पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार 243 के अनुसार वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है वो 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेंगे। ठीक है, आगे हमारा कह रहा है 100वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। यानी कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 121, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 125, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 127। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो हमारा आर्टिकल है 123। क्या है हमारा आर्टिकल 123 है, उसके अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ठीक है, और जो हमारा राज्यपाल होता है वो आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेष अधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश पारित कर सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिसे संसद सत्र के शुरू होने तक टाला ना जा सके। ठीक है, 123 के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और 213 के तहत हमारा जो राज्यपाल होता है वो अध्यादेश जारी करता है। आगे हमारा 136वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों
सदस्यों की कुल संख्या क्या है, यानी कि जो हमारी राज्यसभा है उसके मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 12। अगर हम बात करें राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या की तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 जो होती है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है। ये याद रखना, कितने वर्षों के लिए सदस्य इसके चुने जाते हैं, 6 वर्षों के लिए। और कितने 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान के व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। किसमें? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, आर्टिकल 280 के तहत 1/3 सदस्य 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं। 6 वर्षों के लिए इसके सदस्यों को चुना जाता है और 245 सदस्य होते हैं, वर्तमान में हैं। और ठीक है, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है, इसकी याद रखना। आगे कह रहा है हमारा 137वां क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा का सत्रावासन करने की शक्ति होती है, यानी विधानसभा का सत्रावासन यानी कि सत्र को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। अगर हम बात करें विधानसभा के सत्रावासन की यानी कि विधानसभा के सत्र को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो राज्यपाल होता है उसके पास शक्ति होती है कि विधानसभा के सत्र को बुला सके। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत यानी कि बुलाने की, सत्रावसान और विघटन करने की यानी से समाप्त करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 महीने के अधिक से अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि पहली और आखिरी मीटिंग के बीच कम से कम 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कितने महीने का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 महीने का। विधानसभा के प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है और सत्र की जो अंतिम बैठक होती है वो राष्ट्रगीत के साथ समाप्त होती है। ठीक है, याद रखना कि राष्ट्रगान से प्रारंभ होगी बैठक और राष्ट्रगीत से हमारी बैठक समाप्त होगी। ठीक है, आगे हमारा 138वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, यानी कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन था उसका उद्घाटन कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है नोएडा। तो हम बात करें प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन की, तो उसका उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया था। कहाँ किया गया था? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज यानी कि मॉक्स जोन का उद्घाटन किया गया है। मॉक्स का मतलब होता है मोबाइल ओपन एक्सचेंज। मोबाइल ओपन एक्सचेंज मोबाइल उद्योग के लिए समर्पित परिस्थिति तंत्र होगा, जो मोबाइल निर्माता, अनुसंधानों और विकास और संबद्ध उद्योगों को एकीकृत मंच प्रदान करेगा। ठीक है, और कहाँ खोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ठीक है, आगे हमारा 139 क्वेश्चन कह रहा है कि 2018 के एटी किर्नी या FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, यानी कि 2018 में ये पूछा था कि 2018 के एटी किर्नी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन ए था 25वां, तो ऐसे तो ये पूछेगा नहीं क्योंकि हमारा 2018 का है और अभी करंट अफेयर नहीं ही पूछी जाएगी, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है 11वां, ऑप्शन सी है 36वां, ऑप्शन डी है 74वां। तो हमारा ऑप्शन आएगा हमारा 11वां स्थान था 2018 में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी 11 के पुनः पूंजीकरण की योजना को तब तक विस्तार की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी है 2022, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन डी है 2030। तो तब तक के विस्तार को मंजूरी दे दी थी 2020। ठीक है, 2020 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी 11 के पुनर्पूंजीकरण की योजना को अगले 3 वर्षों तक यानी 2019-20 तक विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसके RRB को न्यूनतम निर्धारित पूंजी से जोखिम भारतीय परिसंपत्तियों के अनुपात
CRAR को 9% तक बनाए रखने में सक्षम होगा। हमारा पुराना क्वेश्चन है, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये है 21 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 23 मई को, ऑप्शन सी है 18 जून को, ऑप्शन डी है 29 जुलाई को। अगर हम बात करें विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे की, तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं उनकी वीडियोज़ में लेकर आती हूँ अपने शॉर्ट्स के रूप में। अगर आप वो ना देखते हो तो प्लीज़ देखा कीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई अपडेट होती है तो उसके बारे में आपको बताती हूँ, और आदमी शॉर्ट्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डालती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में बाघों की तेजी से घटती आबादी के प्रति संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। 145वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये हमारा पुराना क्वेश्चन है, ऐसा पूछेगा नहीं। ऑप्शन ए नई दिल्ली, पुणे, लखनऊ की मुंबई। तो वो हमारा किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। तो ऐसी जो योजनाएं हैं नई मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 की, वो याद कर लेना, उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 143वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उड़ीसा। अगर हम बात करें सूर्य शक्ति किसान योजना की, तो वो गुजरात ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? हमारा सूर्य शक्ति किसान योजना गुजरात ने प्रारंभ किया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुजरात सरकार ने किसानों की बिजली समस्या के स्थायी समाधान हेतु 870 करोड़ रुपए की लागत से सूर्य शक्ति किसान योजना शुरू की थी। सरकार किसानों को खेती में सोलर पैनल लगाने के लिए एक बड़ी राशि सब्सिडी भी देगी। सरकार ने प्रतिवर्ष 175 मेगावाट बिजली प्राप्त होने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत किसानों को कम वोल्टेज की समस्या के बिना दिन में 12 घंटे बिजली मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा पिछली बार ऐसे पूछा गया था। 18 में क्वेश्चन आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 144वां कह रहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत धनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है। तो ये सब हमारे करंट अफेयर के ही हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाना। उस बार ये से पूछी गई थी। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन 3 डी है 3। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 7 सितारा ग्राम पंचायत धनुष योजना जो है वो 7 सामाजिक मानकों पर आधारित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि हरियाणा सरकार ने 7 सामाजिक मानकों यानी कि लिंग अनुपात, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन, अपराध मुक्त और सामाजिक भागीदारी के आधार पर पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए 7 स्टार यानी कि 7 स्टार ग्राम पंचायत धनुष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 120 गाँवों में रैंकिंग हासिल की है। स्टार रैंकिंग में प्रथम 3 स्थानों पर अम्बाला, गुरुग्राम और करनाल है। ठीक है, आगे कह रहा है कि तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरत को समर्थन के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, COP कनेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के पेशेवर संचार और सहयोग की जरूरतों को समर्थन करने के लिए COP कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस ऐप में मोबाइल निर्मित मैसेजिंग ऐप के सभी फीचर हैं और ये चैटिंग, ग्रुप चैट्स, फाइल शेयरिंग और लोकेशन शेयरिंग के लिए सक्षम है। ये राज्य के 31 जिलों में 60,000 से अधिक पुलिस बलों को सक्षम मदद करेगा। ठीक है, आगे कह रहा है निम्नलिखित त्रिपुरा का राज्यपाल किसे घोषित किया गया है। तो ये पुराना था, इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा हमसे नहीं पूछेगा। आगे हमारा 143वां कह रहा है कि नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। ऑप्शन ए नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी कह रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी कह रहा है नेशनल बैंक फॉर एसेंट एंड रूरल नहीं, न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी और बैंक महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद करके जाना। उसकी व्याख्या भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट और ये कहाँ स्थित है?
महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और इस शिवब्रह्म समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी और कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को शिवब्रह्म समिति की सिफारिश के आधार पर महाराष्ट्र के मुंबई में नाबार्ड की स्थापना हुई। इसकी फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे 148वां कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है भारत। तो अगर बात की दुनिया के सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार की तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। भारत है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। ठीक है, ट्रैक्टर आधुनिक कृषि के उपयोग में आने वाला प्रमुख उपकरण है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। आज भारत में ट्रैक्टर बनाने वाले अनेकों कंपनियां हैं तथा कृषि में ट्रैक्टर का भरपूर उपयोग हो रहा है और दुनिया भर का सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लांट होशियारपुर पंजाब में है। ठीक है, आगे हमारा 149 क्वेश्चन कह रहा है 2018। हाँ, तो हमारा पुराना क्वेश्चन है, इससे भी हमारा नहीं पूछेगा। और 150वां कह रहा है कि 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था। तो इससे भी नहीं पूछेगा। 2017-18 में जो था वो भारत ही था और इस समय भी भारत ही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया है। लेकिन ठीक है, 2017-18 का पूछे, 2022-23 का पूछे तो इंडिया ही है हमारा। और इंडिया में भी जो उत्तर प्रदेश है वो इंडिया में भी जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो 17-18 की जगह पे अगर 21-22 या 22-23 कुछ भी पूछ ले तो भारत ही रहेगा। भारत में भी हमारा कौन सा रहेगा? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश रहेगा। ठीक है, 150वां। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे यूपी SSC ग्राम पंचायत अधिकारी का पिछले साल का पेपर जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपने इसे देखा होगा, एनालिसिस करके जाना होगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने आपके जो रीजनिंग और हिंदी है उसकी भी वीडियो बना के रखी है और GS का भी एक पोर्शन बना के रखा है। अगर ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा और हमारे सारे शॉर्ट देखा कीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछती हूँ। और जो हमारे स्टूडेंट्स यूनिक है स्टैंड में उसको आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। सो ये थी इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद दिस वीडियो। थैंक यू।